नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th विषय अर्थशास्त्र चैप्टर 1 बिहार के एक गांव की कहानी पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन करेंगे। इसमें हम लोग उत्पादन तथा उत्पादन के साधन की क्या महत्व है, वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण आदि का अध्ययन करेंगे। यह क्लास 9th के बच्चों के साथ साथ एस्टेट, NTSE तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9th के पहला पाठ बिहार के एक गांव की कहानी। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोग को सर्वप्रथम उत्पादन के बारे में जानना है। उत्पादन किसको कहते हैं, उत्पादन से क्या अभिप्राय है। तो साधारण अर्थ में बच्चों हम लोग उत्पादन से अर्थ ये लगाते हैं कि किसी वस्तुओं का निर्माण हो, लेकिन अर्थशास्त्र में उत्पादन से तात्पर्य है वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन करना। अर्थात अर्थशास्त्र में उत्पादन से तात्पर्य है उपयोगिता का सृजन करना। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हमें मुक्त रूप से प्राप्त है। तो प्रकृति में जो पदार्थ उपलब्ध किए गए हैं उस पदार्थ के रूप, स्थान या अधिकार में परिवर्तन लाकर उसे और उपयोगी बनाना। अर्थात प्रकृति में जो वस्तुएं हैं उसको मानव के लिए उपयोगी बनाना उत्पादन कहलाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि लकड़ी को बढ़ई काट छाँट कर विभिन्न प्रकार के सामानों का निर्माण करता है, तो उस लकड़ी की उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है, लकड़ी का महत्व बढ़ जाता है। तो ये उत्पादन कहा जाएगा। यानी कि जब बढ़ई लकड़ी को काट छाँट कर टेबल बना देता है, कुर्सी बना देता है, फर्नीचर बना देता है, तो उसकी उपयोगिता में क्या होती है, उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। तो उपयोगिता का बढ़ जाना क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं उत्पादन के साधन। तो मान ले बच्चों, हाँ, कहीं पर कारखाना लगाया जाता है तो कारखाना लगाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। कारखाना अगर कहीं पर लगाना है तो कारखाना के लिए क्या किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो कारखाना लगाने के लिए हमें सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता होगी जहाँ पर कारखाना लगाया जाएगा। उसके बाद श्रम की आवश्यकता होगी, यानी कारखाना में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होगी। उसके बाद पूंजी की आवश्यकता होगी, यानी कि मशीन जहाँ पर लगाया जाएगा उसके लिए कमरा, यानी कि ऑफिस के लिए कमरा, मशीन चाहिए। उसके बाद और अनेक तरह के औजार चाहिए, रुपये चाहिए, तो उसके लिए पूंजी चाहिए। उसके बाद संगठन, यानी कि श्रम, भूमि, मशीन, ये सारी चीज़ मिल जाएगा तो उसको संगठित रूप से काम कराने के लिए, यानी कि उसका उपयोग में लाने के लिए एक संगठनकर्ता की आवश्यकता होगी जो इन सारे साधनों को एकत्र कर काम कराए। और उसके बाद जो इसमें जोखिम का वहन करेगा, यानी कि कारखाना लगाएगा या कोई उत्पादन का कार्य करेगा, तो उसमें जोखिम की संभावना होती है और उस जोखिम से निदान करने के लिए क्या चाहिए, साहस चाहिए। तो उत्पादन के साधनों में अगर हम देखें तो उत्पादन के लिए जो है सो क्या चाहिए, भूमि चाहिए। उसके बाद आपका श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, संगठन और साहस। तो ये 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अगर हम लोग मान लो किसान खेती का कार्य करता है तो खेती के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो खेती के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। उसके बाद जो है खेत पर काम करने के लिए मजदूर की आवश्यकता होगी या खेत पर स्वयं किसान कार्य करेंगे। तो
खेती के लिए श्रम की आवश्यकता होगी। किसान अगर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं तो उनके श्रम की ज़रूरत होगी। उसके बाद जो है सो खेत के लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए, हल चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, थ्रेसर चाहिए। ये सभी चीज़ जो है सो पूंजी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद संगठन और भूमि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्पादन के जो साधन हैं, तो उत्पादन के मुख्य रूप से 5 साधन हैं, जिसमें भूमि, श्रम, उद्यम या साहस, व्यवस्था या संगठन और पूंजी। उत्पादन के कितने साधन हैं? उत्पादन के 5 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन, उद्यम या साहस। ये उत्पादन के लिए चाहिए। तो उत्पादन के कितने साधन हैं? तो उत्पादन के 5 साधन हैं। उसमें भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन, उद्यम या साहस, ये 5 चीज़ें। अब हम लोग इस पाठ में देखेंगे भूमि से क्या तात्पर्य है, यानी कि भूमि किसको कहेंगे। तो साधारण अर्थों में हम लोग भूमि से तात्पर्य मतलब निकालते हैं जमीन तथा उसकी ऊपरी सतह से। भूमि से हम लोग समझते हैं कि जमीन तथा उसकी ऊपरी सतह, अर्थात साधारण भाषा में भूमि से तात्पर्य ये लगाया जाता है कि भूमि यानी कि जमीन का ऊपरी भाग। लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि से मतलब दूसरा है। अर्थशास्त्र में भूमि से तात्पर्य है प्रकृति प्रदत्त वे सारे मुफ्त पहाड़, जिसके अंतर्गत पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, हवा, खनिज आदि सभी आता है। यानी कि भूमि के अंतर्गत जमीन के ऊपरी सतह के साथ साथ पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, हवा, खनिज आदि सभी है। यानी कि प्रकृति के द्वारा हमें जो भी मुफ्त चीज़ें मिली है वह क्या कहलाएगा? भूमि कहलाएगा। मार्शल ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि भूमि का मतलब केवल जमीन के ऊपरी सतह से नहीं है, वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रदान किया है। यानी कि प्रकृति प्रदत्त ये सारी चीज़ें जो होती है वह निःशुल्क होती है। दूसरा, अगर भूमि के बारे में हम लोग जानें तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और यह उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। क्या आपका क्वेश्चन पूछ सकता है भूमि उत्पादन का कौन सा साधन है? तो भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। अब है भूमि का उपयोग किए जाने से उसकी उपयोगिता में कमी आती है। यानी कि जो हम भूमि का उपयोग करते हैं, जितना ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता में कमी आ सकती है। मिट्टी की उर्वरता शक्ति में ह्रास हो सकता है। जैसे हरित क्रांति के कारण, हरित क्रांति आप लोगों ने पढ़ा होगा 1960 के दशक में, यानी कि 1966-67 के दौर में जो है हरित क्रांति लाया गया पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में जो है सो हरित क्रांति के द्वारा उत्पादन व्यवस्था में गत्यात्मक परिवर्तन आया। यानी कि उत्पादन में आमूल चूल परिवर्तन आया। उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, लेकिन इसमें मिट्टी का दोहन अत्यधिक मात्रा में किया गया, जिसके कारण जो है सो मिट्टी की उर्वरता शक्ति में कमी आती गई। अब हम लोग देखते हैं भूमि उत्पादन का जो है सो स्थिर साधन है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र जो होता है क्या होता है? स्थिर होता है। भूमि मापने की इकाई को हम लोग हेक्टेयर कहते हैं। यानी कि भूमि को हेक्टेयर में मापा जाता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब बिहार में जो खेती का प्रारूप है, यानी कि खेती में 3 प्रकार की फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती है, जिसमें रबी फसल। रबी फसल किसको कहते हैं? रबी फसल में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर यानी कि जाड़े के ऋतु में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि आता है। दूसरा है महत्वपूर्ण फसल खरीफ फसल। खरीफ फसल अभी का समय है। खरीफ फसल के अंतर्गत जो है जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। यानी कि खरीफ फसल गर्मी के मौसम में बोया जाता है और
सितंबर अक्टूबर यानी कि जाड़ा प्रारंभ जो होता है उससे पहले काट लिया जाता है। इसमें धान, जूट, मक्का, बाजरा आदि महत्वपूर्ण है। तीसरा जो है सो जायद फसल है। जायद फसल जो है सो गर्मी के मौसम में यानी कि रबी फसल और खरीफ फसल का बीच वाले समय में इसको बोया जाता है। इसमें मूंग, तरबूज, ककड़ी एवं विभिन्न प्रकार के सब्जी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं बहुविध फसल किसको कहते हैं। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल कहते हैं। अब उन्नत टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है, यानी कि आपको रबी फसल हो गया, खरीफ फसल हो गया, जायद फसल हो गया। तो एक वर्ष में कई फसलों को उपजाया जाना, कम से कम 2 मुख्य फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है? बहुविध फसल कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण उत्पादन का साधन है श्रम। श्रम के बिना जो है सो उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती है। श्रम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। श्रम के द्वारा जो है उत्पादन क्रिया किया जाता है। अब श्रम कहते किसको हैं? तो आर्थिक लाभ के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम श्रम कहते हैं। इसमें आर्थिक लाभ होना चाहिए। जैसे अगर कोई खिलाड़ी खेल खेलता है अपने मनोरंजन के लिए तो वह उसका श्रम नहीं कहलाएगा, लेकिन जब वही खिलाड़ी पैसे के लिए खेलता है यानी कि आर्थिक क्रिया के लिए यानी कि कुछ अर्न के लिए करता है तो वह क्या कहलाएगा? श्रम कहलाएगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई संगीतकार या गायक गाना गाता है अगर तो मनोरंजन के लिए गाता है, खुद के मनोरंजन के लिए गाता है तो वह श्रम नहीं होगा। लेकिन अब जब वह पैसे के लिए गाना गाएगा यानी कि आर्थिक लाभ के लिए गाएगा तो वह श्रम होगा। तो श्रम से तात्पर्य है आर्थिक लाभ के लिए किए गए कार्य को क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं। आर्थिक लाभ के लिए किए गए कार्य को क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं। श्रम 2 प्रकार का होता है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम में जो है हाथ पैर की क्रियाएं ज़्यादा होती है यानी कि फिजिकल वर्क ज़्यादा किया जाता है, मेहनत का कार्य ज़्यादा किया जाता है, शारीरिक श्रम होता है। जैसे मजदूर कोई काम करता है, रिक्शा चालक, ठेला चालक, तो इस प्रकार के कारखाना में काम करने वाले श्रमिक, तो ये शारीरिक श्रम होगा। और मानसिक श्रम जिसमें मानसिक रूप से ज़्यादा काम किया जाता है यानी कि शारीरिक कर्म यानी कि मेहनत वाला काम कम किया जाता है और मस्तिष्क का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाएगा? मानसिक श्रम कहलाएगा। जैसे शिक्षक का कार्य जो हो गया वह क्या कहलाएगा? वह मानसिक कार्य होगा। अब हम लोग देखते हैं मजदूरी किसको कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को उनके परिश्रम के लिए दिया जाता है मजदूरी कहलाता है। अर्थात श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत क्या कहलाती है? मजदूरी कहलाती है। श्रम के प्रयोग के लिए जो राशि दी जाती है वह राशि क्या कहलाता है? मजदूरी कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं पूंजी के बारे में देखते हैं। पूंजी किसको कहते हैं? तो उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों में पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान है। पूंजी के बिना जो है सो उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती। साधारण अर्थ में हम पूंजी का तात्पर्य रुपये पैसे से लगाते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में पूंजी का अर्थ व्यापक होता है। अर्थशास्त्र में पूंजी का मतलब मनुष्य द्वारा धन उत्पादित धन के उस भाग से है जिसका प्रयोग अधिक धन के लिए उत्पादन किया जाता है। यानी कि अधिक धन के उत्पादन के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाएगा। तो पूंजी का हम परिभाषा कह सकते हैं धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है। धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे क्या कहेंगे? पूंजी कहेंगे। जैसे बीज अगर मान लें तो बीज हम खेत में डालते हैं और बीज खेत में डालने पर जब फसल हो जाता है तो उससे अधिक की प्राप्ति होती है, उससे अधिक आय की प्राप्ति होती है।
तो वह बीज क्या होगा, बीज पूंजी में आ जाएगा। कच्चा माल, मशीन, कारखाने का मकान, मुद्रा आदि क्या होगा, आदि पूंजी के अंतर्गत आएगा। पूंजी से तात्पर्य आप समझ गए, पूंजी जो अधिक उत्पादन के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, धन का वह अंश जिसका प्रयोग अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है, वह सब क्या होगा, पूंजी होगा। पूंजी के अंतर्गत बीज, कच्चा माल, मशीन, कारखाना आदि सभी आ जाएगा। अब पूंजी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, अचल पूंजी और चल पूंजी। अचल पूंजी फिक्स पूंजी होती है जिसका हम कई बार प्रयोग करते हैं, जैसे मशीन हो गया, कारखाने का मकान हो गया, ये सब क्या होगा, अचल पूंजी होगा। चल पूंजी या कार्यशील पूंजी होगा जिसको हम एक बार प्रयोग करते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाता है। जैसे बीज, खाद आदि जो है सो चल पूंजी या कार्यशील पूंजी होगा, इसको हम सिर्फ एक बार उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं उत्पादन के अगले साधन, संगठन। संगठन उत्पादन का एक आवश्यक अंग है। जब जैसे हमको भूमि मिल गया, श्रम एवं पूंजी हो गया, तो इसको एकत्रित करके कोई व्यवस्थापक अथवा संगठनकर्ता उत्पादन के कार्य में लगाता है। तो संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन है। यह जो है उत्पादन के विभिन्न साधनों को क्या करता है, उत्पादन के विभिन्न साधनों को यह एकत्रित करता है, एक जगह लाता है और एकत्रित करके उसको कार्य में लगाता है। तो जो व्यक्ति यह कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, व्यवस्थापक या संगठनकर्ता कहते हैं। संगठन या व्यवस्थापक जो होता है वह उत्पादन के विभिन्न साधनों को क्या करता है, एकत्रित करता है, एकत्रित करके उसको कार्य में लगाता है। इस प्रक्रिया को जो करता है उसको क्या कहते हैं, संगठनकर्ता या उत्पादनकर्ता कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्पादन के एक अन्य साधन है साहस या उद्यमी। तो उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं, क्योंकि उत्पादन में जोखिम से भरा हुआ रहता। मान लीजिए कि कोई किसान है, किसान खेती करता है, लेकिन किसान ये नहीं जानता है कि फसल लगाने के बाद सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगा, फसल होगा या नहीं होगा। तो वह साहस के बल पर उत्पादन करता है, यानी कि साहस के बल पर वह पूंजी लगाता है, जोखिम उठाने के लिए वह तैयार रहता है। तो उत्पादन में जोखिम उठाने का जो कार्य करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको साहस कहते हैं। तथा जो व्यक्ति इस कार्य को करता है, जो व्यक्ति उठाता है, उसको क्या कहते हैं, साहसी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्पादन के साधन की महत्ता। तो उत्पादन की साधन की महत्ता, जो उत्पादन के विभिन्न साधन हैं उसका समय, स्थान आदि के आधार पर उसकी महत्ता में परिवर्तन होते रहता है। यानी कि कोई उत्पादन का साधन जो है सो एक समय में दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मान लीजिए आदि मानव जब जंगलों में कंद मूल फल इत्यादि इकट्ठा करता था, तो उसके लिए जो है सो भूमि आवश्यक था। भूमि के बाद जो है सो उसके लिए श्रम की महत्ता थी, लेकिन धीरे धीरे जब वह कार्य करने लगा तो उसके लिए जो है क्या, श्रम की महत्ता बढ़ने लगी, श्रम की महत्ता बढ़ने लगी। और जैसे जैसे आविष्कार हुआ तो अब जो है उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता हुई, उसके बाद संगठन या संगठनकर्ता के इस प्रकार जो है सो उत्पादन के साधन की महत्ता धीरे धीरे जो है बढ़ने लगी, और यह समय के साथ, स्थान के साथ इसकी महत्ता में परिवर्तन आया। अब है वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण। तो वस्तुओं एवं सेवाओं को हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं, उपभोग की वस्तु और उत्पादक वस्तुएं। दो वर्गों में बांटते हैं, कौन कौन, उपभोग की वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। उपभोग की वस्तुएं जिसका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, किताब, कॉपी, साइकिल, रेडियो, कलम, ये सभी क्या है, ये सभी उपभोग की वस्तुएं। उपभोग की वस्तुएं वह होगा जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करता, या जिस वस्तु से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त होती है वह क्या कहलाएगा, वह उपभोग की वस्तु कहलाएगा। अब उपभोग की वस्तु को हम दो वर्गों में बांटते हैं, एकल प्रयोग और
टिकाऊ वस्तुएं। एकल प्रयोग में जो है, एकल प्रयोग गैर टिकाऊ वस्तु एक बार प्रयोग करने के बाद यह जो है इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जैसे हम भोजन लें, भोजन के सामान लें, उसकी उपयोगिता क्या है, एक बार प्रयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत टिकाऊ वस्तु वह होती है जिसको हम कई बार प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि बार बार इसका प्रयोग किया जा सकता है, वह टिकाऊ वस्तुएं होती है। जैसे मकान हो गया, साइकिल हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, घड़ी हो गया, ये सब क्या है, ये इसका प्रयोग हम अनेक बार कर सकते हैं। तो उपभोग की वस्तुएं क्या होगी, उपभोग की वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करता है। यह दो प्रकार का होता है, एकल प्रयोग की और टिकाऊ वस्तुएं। एकल प्रयोग में एक बार प्रयोग करने के बाद इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, जबकि टिकाऊ वस्तु को बार बार प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह उत्पादक वस्तुएं हैं। तो उत्पादक वस्तुएं वह है जिससे अधिक उत्पादन अथवा आय प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे खाद, बीज, कच्चा माल आदि क्या है, उत्पादक वस्तुएं हैं। उत्पादक वस्तुओं को हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं, एकल प्रयोग और या गैर टिकाऊ, और दूसरा टिकाऊ वस्तु, यानी कि उत्पादक वस्तुओं को भी हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। एक है एकल प्रयोग जिसका सिर्फ एक बार प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कच्चा माल हो गया, खाद हो गया, बीज हो गया। टिकाऊ वस्तुएं हैं जिसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, जैसे मशीन कोई है, यंत्र है, मकान है इत्यादि का जो है सो हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो यह जो है क्या होगा, टिकाऊ वस्तुएं होगा, जो टिकाऊ उत्पादक वस्तुएं होगा, यानी कि जिस उत्पादक वस्तुओं का प्रयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है उसको हम लोग टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। मशीन, उपकरण आदि आएगा। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगले वीडियो में हम लोग इसी पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं इसको हल करेंगे। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें। तो इस प्रकार अब 9th क्लास के सभी विषयों का वीडियो इस पर डाला जाएगा। तो जो बच्चे 9th क्लास के हैं, साथ ही जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वह भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में इस पाठ के जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको लिखित रूप में दे दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।